सास ससुर को खुश करने के तरीके और नंदों को और देवर जेठ को खुश करने के तरीके, इसके अलावा उनकी चालाकियों मकारियों को समझने के तरीके, इंशाल्लाह ये सारी बातें आपके साथ में आज शेयर करूँगी। यहाँ पे जी मैं कर रही थी घर की फ़र्श की सफाई। रात को आया था काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान और उसके बाद घर की क्या हालत होगी बाहर से, तो वो सारा यहाँ पे मैं धो रही थी। तो फिर साथ ही मैंने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनानी शुरू कर दी कि चलिए आज मैं रेसिपी की वीडियो नहीं शेयर करती, आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो मेरे पास वैसे भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास, अपनी ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। मैंने बहुत कुछ फेस भी किया है, बहुत कुछ झेला भी है और बहुत से तजर्बात भी हैं मेरे पास, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि किस रिश्ते को किस तरह हैंडल करना चाहिए। तो मैं चाह रही थी कि इस सिलसिले में मैं अपनी न्यू जो जनरेशन है, जो नई बच्चियाँ हैं, उनकी जो है मैं थोड़ी सी उनको मोटिवेट कर दूँ, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। तो आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अपनी सास को कैसे खुश किया जाए या ससुर को, या वैसे तो ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी भी खुश नहीं होते, आप चाहे कुछ भी कर लें। अच्छा जी, ये जो टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, अगर आप इन पर अमल कर लेती हैं शुरू से ही, तो आपकी ज़िंदगी में मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई टेंशन आएगी या कभी आप परेशान होंगी। और ये नई जो है ना बच्चियाँ जिनकी अभी अभी शादी होनी है या हो चुकी है, उनके लिए ये टिप्स हैं। जो आधी ज़िंदगी 5-10 साल गुजार चुकी हैं, वो तो अभी चाहे कुछ भी कर लें तो वो कभी अच्छी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं इंसान अपनी जगह उन्हीं दिनों में ही बना सकता है। तो न्यू आने वाली बच्चियाँ जो हैं, जो अभी नई जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी होनी है, उनके लिए मेरी सबसे पहली टिप ये है कि जब आपकी मंगनी हो जाए तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपने हस्बैंड के अलावा अपनी सास को कंट्रोल करना है। अब सास को आपने कैसे कंट्रोल करना है कि मंगनी जब आपकी हो जाए तो उसके बाद आप जितना आप इज़्ज़त अपनी हस्बैंड को देती हैं, जितनी इज़्ज़त आप अपने शौहर को देती हैं, उतनी ही इज़्ज़त उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें उसकी माँ को। क्योंकि जब आप नए घर में जाएंगी ना, वहाँ पे चाहे लाख आपकी देवरानियाँ आपके साथ अच्छी बने, जिठानी अच्छी बने, नंदें अच्छी बने, लेकिन जो जगह उस घर में उस माँ की है ना, या जो उस घर की वो बुनियाद है, जो वो कमज़ोरियाँ सबकी जानती है, जिस तरह वो सबको कंट्रोल कर सकती है कोई भी नहीं कर सकता। और जहाँ वो आपके लिए सपोर्ट करेगी, आपके साथ खड़ी होगी, वहाँ पर आपके शौहर भी नहीं खड़े होंगे। होता क्या है कि नई जब शादी होती है तो लड़कियाँ क्या करती हैं कि पहले ही शादी के पहले दिन ही सिर्फ अपने शौहर को खुश करने के चक्कर में रहती हैं कि खाना भी अंदर ही खाएंगी, अलग से हस्बैंड के साथ खाना है, कहीं जा रही हैं तो हस्बैंड के साथ फ़ौरन चली गई हैं। ये आजकल बड़ा आया हुआ है नई लड़कियों को कि फ़ौरन ही अपने शौहर के साथ इधर घूमने चला गया, उधर चल गया, सास को ना पूछा, ना बताया, ना कोई बातचीत की। यहाँ पे आके आप लोगों की जो है ना असल परेशानी और टेंशन शुरू हो जाती है। होता क्या है कि माँ ने एक बच्चे को बड़ी प्यार से पाला होता है शुरू से, उसके लिए वो सब कुछ होता है। लेकिन जब आप लोग नई शादी होकर बच्चियाँ जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि जाते ही सास को बिल्कुल एक साइड पे कर देती हैं और बाकी नंदों के साथ और देवरानी जेठानी के साथ जो है ना अपनी बॉन्डिंग बनाने में लग जाती हैं, उनकी बातों में आना शुरू कर देती हैं। आपने किसी की बातों में नहीं आना। सबसे पहली टिप तो यह है कि आपने शादी के पहले दिन से ही या मंगनी होने के बाद ही अपनी सास के साथ बना के रखनी है। अब आप सोचेंगे कैसे बना के रखनी है। बना के रखने का तरीका यह है कि आपने ये करना है कि अपनी सास को छोटे छोटे गिफ्ट्स देने हैं। अगर आपकी मंगनी हो चुकी है, वो आपके लिए कुछ लेके आई हैं, तो आप भी आगे से अपना प्यार उनकी तरफ जताएं, बजाय ये कि आप कोई गिफ्ट अपने हस्बैंड होने वाले हस्बैंड की तरफ या मंगेतर की तरफ देती हैं, भेजती हैं। आप अपनी सास को गिफ्ट दें, कोई सूट दे दें। आप उनकी वो आई हुई हैं, आप उनकी स्किन की, उनके चेहरे की, उन्हें कहें आपकी स्किन जो है थोड़ी ख़राब हो रही है, लूज़ हो रही है, तो मैं आपके लिए आपकी जो है थोड़ी सी क्लिनजिंग कर देती हूँ, मैंने आपके लिए ये क्रीम मंगवाई है, ये लोशन मंगवाया, आप ये लगाया करें। अपनी सास के साथ आप दोस्त बनाएं, अपनी सास के साथ अपनी दोस्ती बनाएं। लेकिन इस तरह करने से ना वो आपसे खुश होगी, क्योंकि ये सास अपनी बहू में बेटी ढूंढती है, लेकिन इस तरीके से कि पहले बेटियों को ही कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर आप खुद पहले कदम नहीं बढ़ाएंगी तो सास आपकी जो होगी ना, अगर आपकी पहले से देवरानियाँ जेठानियाँ मौजूद हैं तो वो कभी भी आपके साथ क्लोज़ नहीं होगी, क्योंकि देवरानियाँ जेठानियाँ मुंह पे बेशक अच्छी बनी रहें, लेकिन उन्हें अंदर से जब नहीं आती है और उसकी अगर सास तारीफ़ कर दे तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो उससे जेलस होती हैं और अंदर ही अंदर वो अपने जो है ना काम शुरू कर देती हैं लगाई बुझाई के और उसको और ज़्यादा घर में तंग करने के। तो यहाँ पे नई जो बच्चियाँ हैं उनके लिए ये बेस्ट टिप है कि आपने अपनी सास को शादी से पहले ही जो है ना प्यार से उसे गिफ्ट दें, उसकी तबीयत पूछें। 5 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, अगर उसने आपकी सास ने आपकी तरफ कॉल नहीं की, आपका नहीं पूछा, आप खुद कॉल करें, आप खुद उसका हाल हवाल पूछें, आप खुद उससे कहें कि कैसी आप, इतने दिनों से आपने कॉल नहीं की, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपने कुछ खाया नहीं खाया। वो आपको खुद शेयर करेगी कि हाँ मेरे साथ ये मसला हुआ था, तो आप उसके साथ आप उसको टिप्स दें। फिर आप उनसे ये बात भी कर सकती हैं, आपने कोई शॉपिंग की नहीं की, गर्मियाँ आ गई हैं ना, अब आपको अच्छे कपड़े लेने चाहिए, आपने लिए हैं कि नहीं लिए, अगर ले लिए हैं
तो आपने कैसे लिए हैं, अच्छा आप ऐसे कलर लेना, आप मुझे अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप कहें मैं आपके कपड़े सिलाई करूँगी, आप मुझे दें मैं आपको सिलाई करके दूँगी। तो ये चीज़ें आप पहले से ही करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि जब शादी के बाद आप जाके आप नंदों और देवरानी जेठानी के चक्कर में पड़ जाती हैं ना, तो बज़ाहिर आपके साथ बेशक ये रिश्ता ही ऐसा होता है वो अच्छी बनती रहें, लेकिन अंदर से उन्हें जेलसी होती है और वो आपको जो टिप्स देती हैं आप उनके साथ जब आप फ्री होती हैं और सास को आप बिल्कुल एक साइड भी कर देती हैं, तो यहाँ पे सास आपके ख़िलाफ़ हो जाती है। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो आपने पहले दिन से ये रूटीन रखनी है कि जब आप खाना खाने बैठें तो आप अपने हस्बैंड से कहें कि माँ को बुला के लाएँ, हम माँ के साथ खाना खाएँगे। देखिए शौहर के साथ ज़िंदगी बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है, वो कभी भी आपसे दूर नहीं होगा। उसको अपना बनाने के लिए सिर्फ आपका खूबसूरत होना या आपका उसके करीब रहना ही काफ़ी होता है, ठीक है। आप समझ रही हैं मैं किस किस्म के करीब रहने की बात कर रही हूँ। लेकिन जो सास होती है ना, उसका ये होता है कि उसके चंद लम्हे होते हैं उसके साथ गपशप करने के। आप बिल्कुल ही जब उसे इग्नोर कर देंगी, उसे पूछेंगी नहीं, खाना वो अलग से बाहर खा रही हैं अपनी बाकी आपकी जो है बहुओं के साथ या अपनी बेटियों के साथ खा रही हैं, बाकी बेटों के साथ आप अलग से खा रही हैं, या आप कोई चीज़ लेके आई हैं तो आपने उनसे पूछा नहीं, बगैर पूछे आप ले आए और फिर आप उनको दिखा रही हैं हाँ जी ये मैं लेके आई हूँ, और उस बात पे अगर वो मुंह बनाती हैं तो आपको गुस्सा आने लगता है कि ये उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये बेसिक सी गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि जो मैं गलतियाँ कर चुकी हूँ वो मैं नहीं चाहती कि आने वाली बच्चियाँ ये गलतियाँ करें। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी नई जो आने वाली बच्चियाँ, मैं खुद बेटियों की माँ है, तो मैं उन्हें जो है ना ये कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा शादी के बाद फिर क्या है कि खाना बनाते हुए भी जब आपने खाना बेशक अपने माँ बाप के घर से सीख के आई हुई हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन इसके बावजूद जब आप किचन में पहली करने लगे ना पहली कुकिंग, तो आपने अपनी सास को प्यार से बुला के आना है कि अम्मी जी मैं तो सब कुछ जानती हूँ, मुझे आता है, लेकिन आपकी कुकिंग बहुत प्यारी है, बहुत मज़े की होती है, मुझे आपके हाथों का खाना बहुत पसंद है, आप मुझे तरीका बताएं, जो तरीका आप बताएंगी मैं उस तरीके से बनाऊंगी। वो आपको तरीका, आप प्यार से बात करेंगी, वो आपको बताएंगे, आप उस तरीके से बताएंगी ना तो यकीन जाने सब तारीफ़ करेंगे। कोई नहीं ये कहेगा कि आपने अलग से हालत बना ली है गैस में, अगर बेशक वो अच्छा ही क्यों ना हो, अगर आप सास से पूछेंगी नहीं तो उसमें सब ने कीड़े निकाल लेने, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि इस तरह करने से आपके हस्बैंड भी आपसे खुश होंगे। ज़ाहिर है एक जिस तरह बेटियां माँ के करीब होती हैं ना, बाप के करीब होती हैं, सॉरी, बेटियां जिस तरह बाप से क्लोज़ होती हैं इसी तरह बेटे जो होते हैं वो माँओं से क्लोज़ होते हैं, माँओं के बहुत करीब होते हैं। इसलिए इस तरह करने से आपके हस्बैंड भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। और रही बात देवरानियाँ जेठानियों की, हर जगह देवरानी जेठानियाँ बुरी भी नहीं होती हैं, मैं ये नहीं कहती सारी बुरी होती हैं, कई जगह पे काफ़ी अच्छी भी होती हैं, लेकिन मेरे साथ तो उलट ही हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसा किया कि स्टार्टिंग के दिनों में मैं आपके साथ अपनी शेयर करती हूँ लाइफ स्टोरी। अच्छा जी, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मेरी शादी जब हुई थी तब मेरी एज मुश्किल से 17 साल मेरे पूरे हुए थे, 18 मेरा शुरू था, 18 साल की उम्र मेरी शादी हुई और मेरा आईडी कार्ड बिल्कुल नहीं बना हुआ था। वो आईडी कार्ड मेरा जो है वो शादी के बाद बनवाया था इन्होंने, और मुझे अच्छी तरीके से याद है मेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी और मेरे जेठ जो है वो मुझे शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए लेके गए, जेठानी भी मेरी साथ थी, तो मेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। तो आईडी कार्ड बनाने के लिए अंगूठी पर जो है ना लाइन्स जो अंगूठा लगवाया जाता था उस टाइम, तो उसमें ये इशू आ गया कि आपके हाथों पे मेहंदी लगी है, इसके अंगूठे से मेहंदी उतरवाएं। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी जेठानी ने कहा कि दीवार के साथ अपने अंगूठे को रगड़ो तो मेहंदी उतर जाएगी, और मैंने रगड़ा और मेरा अंगूठा ज़ख्मी हो गया। और जब मैं अंदर गई तो उन जो थी ना नादरा दफ्तर वाली, उन्होंने काफ़ी बेइज्जती भी की थी कि आपने एक तो कम उम्र लड़की की शादी की है, ऊपर से आपने इसके हाथ छिलवा दिए हैं, मेहंदी उतारने के चक्कर में आप इसे घर ले जाते और वापस जब इसकी मेहंदी उतर जाती तो आप इसको ले आते तब करवाते। लेकिन उस टाइम मैं अपनी जेठानी के हाथों में आई हुई थी, मेरा बचगाना सा दिमाग था और उसने यही बोला हुआ था कि दोबारा इसको लाएंगे तो किराया लगेगा, फिर खर्चा होगा, तो हम इसे अभी जो कुछ करना है करके जाएं। अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरे ये कि मेरी सास जो थी वो मेरी फूफो थी। अब मैं उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि वो फौत हो चुकी हैं और उनकी कोई गलती भी नहीं थी, बस उन्हें गाइड करने वाली मिल गई और वो मेरी अपनी जेठानी साहिबा थी। मुझे नहीं समझ आई इस चीज़ की क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त कम उम्र ही थी और कम उम्र में शादी होने की वजह ये थी कि मेरे अब्बू जो थे वो पहले क्वेटा में पुलिस में थे। जब घर आए तो मेरे अब्बू को कोई ऐसा कोई ख़ास कारोबार नहीं था, तो अब्बू समझते थे कि एक मेरे अब्बू जो है थोड़ा मौलवी टाइप के थे, अभी भी हैं, कि बेटियां जवान हो जाएं तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। तो अब्बू ने आते ही जो है फ़ौरन से मेरी कज़न से, मेरे फूफो के घर में मेरे कज़न से मेरी शादी कर दी। अब थी भी मैं कम उम्र, ना मुझे तब पकाना आता था, ना मुझे कुछ सफाइयों का आइडिया था, मैं कोई काम नहीं करती थी कि शहर में पली बड़ी थी, क्वेटा में रही और वहीं भी पढ़ाई की, तालीम हासिल की और ख़ूबसूरत भी थी। वापस आई तो काफ़ी खुश शक्ल थी, इसी वजह से अब मेरे कज़न को मैं बहुत अच्छी भी लगी और मेरी जल्दी से शादी भी होगी। लेकिन उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि ना तो मुझे बच्चे संभालने आते थे, ना ही मुझे अपनी सास को हैंडल करना आता था, ना ही ससुर को, ना ही कोई काम आता था मुझे। हाँ सफाइयाँ सुथराइयाँ मैं कर लेती थी, वो अपने रूम की मैंने सफाइयाँ कर ली, बाहर सहन की मुझे इतना तक नहीं पता था कि शादी
के बाद, कितने दिनों के बाद घर का काम शुरू किया जाता है और किस तरह जो है पकाया जाता है, ये क्या किया जाता है, मतलब बिल्कुल मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और अम्मी जो है वो वो भी, मैं खुद शर्माती थी अम्मी से कुछ पूछने में। और शादी के हुआ ये था कि मैं ना स्टार्टिंग का 1 साल मेरा बहुत खूबसूरत गुजरा, क्योंकि मैं उस 1 साल में मैंने यही कुछ किया था कि मैं ना अपनी सास के पास बैठ के खाना खाती थी। उसकी कहने मैंने अपनी सास से ही सारा कुकिंग सारी सीखी है, क्योंकि शादी से पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं जो भी कुकिंग करनी होती थी, मुझे जब ऑर्डर दिया जाता था कि आपने आज सालन में ये बनाना है, तो मैं अपनी सास से पूछती थी, अपनी सास नहीं अपनी फूफो से पूछती थी कि आप जो है मुझे बताएं मैं क्या पकाऊं, किस तरह बनाऊं। तो वो मुझे तरकीब बताती थी। बाकायदा मेरे ससुर जो है वो साथ बैठ के मुझे सब लकड़ियों पे आग जला के हम लोग खाना पकाते थे। तो वो लकड़ियाँ साथ मुझसे जलाई नहीं जाती थी, तो वो मेरे ससुर साथ बैठते थे, वो आग जला के देते थे। मैं जो है ऊपर साथ जब खाना फूफो से अपनी से पूछ के पकाती थी। मतलब 1 साल मेरा इतना बेस्ट गुजरा वो। फिर मैं पकाना, फिर इकट्ठे उनके साथ ही मैं खाती। मैंने कभी अपने हस्बैंड के साथ अलग कमरे में बैठ के खाना नहीं खाया था। और शॉपिंग की बारी जब मुझे कोई चीज़ ज़रूरत होती थी, तो मैं अपनी फूफो को ही बताती कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो मुझे खुद ही कहती ठीक है मैं ला दूँगी। वो खुद लेके आती थी या मुझे साथ लेके जाती थी। लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता था कि अंदर ही अंदर मेरी जेठानी को खटक रही है और वो अपना माइंड सेट कर रही है मेरे लिए ना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने, मेरी जेठानी ने मेरे ख़िलाफ़ प्लानिंग शुरू कर दी और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। और फिर हमारी लड़ाई झगड़े और बहुत ही मैंने तकलीफ़ें सही हैं। फिर आने वाले मेरे 8 साल बहुत तकलीफ़ दे गुजरे हैं। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ 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 शेयर करती रहूँगी। लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है, ये जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वो सिर्फ मैं बच्चियों को मोटिवेट करना चाहती हूँ जो कि शादी के बाद, जिनकी अभी भी नई शादी होनी है या हो चुकी है, तो वो इन टिप्स पे जो है ना अमल करें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत खुशहाल गुजरेगी। जो सास होती है वो घर का मेन मुद्दा होती है, घर का एक सरबराह होती है, मतलब सारा घर सास नहीं कंट्रोल करना होता है। तो आप बजाय नंदों के या देवरानी जेठानी की बातों में आएँ और उनका कहना मानने के बजाय आप अपनी सास की बात मानें। और जब भी आप शॉपिंग करने के लिए, आखिरी जो मेरी टिप है सबसे ख़ास वो ये कि जब आपने शॉपिंग करनी हो तो आप अपनी सास को साथ लेके जाएँ। पहले अपनी सास की शॉपिंग करवाएँ, उसके बाद जब आपने अपने रूम की क्लीनिंग करनी हो, अपने रूम की सफाई करनी हो, तो आप सबसे पहले अपनी सास के रूम की सफाई करें। आप कहें मैं आपका कमरा साफ़ करती हूँ, उसके कमरे की डीप क्लीनिंग करने, उसके बाद आप अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करें। फिर कपड़े प्रेस करने की बात आए तो आप जब अपने कपड़े धोने लगें तो और किसी की धोए ना धोएं, आप अपनी सास के अपने हाथों से खुद शौक़ से कपड़े धोएं और उनके कपड़ों को आप इस्त्री भी करें और इस्त्री करके उनके हैंड करें। कहीं वो जाने लगें तो आप फ़ौरन उनके लिए कपड़े सेट करें। खुद वो आपसे बात करें ना करें, आपसे पूछे ना पूछें या कोई और उनको मशवरा देता रहे, आप जाके अपना मशवरा दें कि नहीं अम्मी आप ये कपड़े इस तरह करके, आप ये कपड़े पहन के जाएँ, इसके साथ ये जूती मैच करके पहन के जाएँ, आप अपनी स्किन पर ये चीज़ लगाएँ, आप मेरे पास ये क्रीम आप ये लगाएँ, आप ये लोशन लगा लें, आप हाथों पाँव पे इस तरह ये करके लगाएं, इस तरह आप इस सूट के साथ ये ज्वेलरी आप पहन लें। ज़ाहिर है कई हर एक की सास बुजुर्ग बूढ़ी भी नहीं होती, काफ़ी जवान और यंग सासें भी होती हैं। तो आप उनको उन्हें ताकि फ़ील हो कि वाकई ये मुझ में दिलचस्पी ले रही है, इसको अच्छा लग रहा है। फिर इस तरह करने से एक तो बाहर के लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे, जब जहाँ कहीं आपकी सास जाएगी वो खुद ही आपकी तारीफ़ करेंगी, कहेंगे कि हाँ ये मुझे आज ना मेरी इस बहू ने मुझे कहा है कि आप ये पहने, इस तरह करें। तो इस तरह अपनी सास को अपनी दोस्त बनाएं और अपनी ज़िंदगी में सुकून पाएं। आप लोग अपनी जो है ना सास को बिल्कुल इग्नोर करके एक साइड पे रख देती हैं, सिर्फ हस्बैंड को काबू कर लेना। काबू ये होता है ना कि सारी बातें उसके साथ शेयर करनी है और फिर दिन के वक्त जैसे अगर कोई फ़र्क लगाए तो फ़ौरन हस्बैंड को बता देना। आपके साथ अगर कोई बुरी तरीके से बात भी करता है आप हस्बैंड को नहीं बताएं। यहाँ पे मेरी अगली टिप आपके साथ ये है कि आपने हर बात अपनी सास के साथ शेयर करनी है। सास के साथ, अपने हस्बैंड के बीच में और अपने बीच में ना तो सास को लाएं, ना ससुर को लाएं, ना देवरानी जेठानी को लाएं, ना नंदों को लाएं। किसी की कोई बात आप खुद उनसे शेयर ना करें, अपने हस्बैंड से बिल्कुल शेयर ना करें। आपने जो बात शेयर करनी है अपने शौहर के बजाय अपनी सास से शेयर करें, उसने बताएं, वो आपको समझा भी लेंगी। आप उनसे बात भी इस तरीके से करें कि उन्हें बताएं कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी है, मेरे साथ उन्होंने इस तरह किया है, आप इस मसले को हल करें। मैं अब किससे बात करूँ, आप मेरी माँ के जैसी हैं, मैं आपके साथ बात करूँ, आपको बता रही हूँ। आप देखिएगा वो कितने प्यार से आपको इस मसले का हल देंगी। अगर वो गुस्से से भी किसी बात पे बात करती भी हैं तो आप उसे इग्नोर करेंगी तो वो आपसे बहुत खुश होंगी। अच्छा जी, अगली और ख़ास टिप जो सबसे ख़ास है वो ये है कि जब आप अपने मैके जाने लगें, अपनी माँ के घर आपको जाना हो, तो आप सबसे पहले अपनी सास से पूछें, उन्हें बताएं, कहें उन्हें कि मुझे अम्मी के घर जाना है, मिलने के लिए जाना है, चाहे रहने के लिए जाना है, तो क्या आप मेरे साथ जाएंगी मुझे छोड़ने के लिए? तो वो आपसे खुद ही कह देंगे कि हाँ ठीक है चलते हैं। अगर ना भी जाना चाहें तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे बताएं मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, अगर अभी नहीं जाऊँ तो फिर कब जाऊँ। आप उनसे एक बार इजाज़त ले के देखें, वो खुश हो जाएंगी और ख़ुद ब खुद आपसे कहेंगी
कहेंगी कि ठीक है मैं आपके साथ जाती हूँ। उसके अलावा जब वो आपके मैके जाएँ तो आप जितनी इज़्ज़त अपनी माँ की करती हैं, जिस तरह आप अपने घर में इज़्ज़त देती हैं, इतनी इज़्ज़त आप अपनी सास को दें। ये नहीं कि वो आपके मैके गई हैं और आप अपने मैके वालों के साथ लग गई हैं और जो है अपनी सास को इग्नोर करिए। नहीं, वहाँ जाते ही आपने अपनी सास को अच्छे तरीके से पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, उनके बैठने के लिए उन्हें कहा आप यहाँ बैठें, उन्हें अपने रूम में, अपनी पुरानी अपने कमरे में लेके जाएं, उन्हें कहें ये देखें मैं यहाँ रहती थी, मेरे कमरे में आप दोस्तों की तरह आप उनके साथ शेयर करें कि ये मेरा इस तरह का माहौल था, मैं ऐसे रहती, मुझे अपने घर में ये चीज़ पसंद थी या मुझे पसंद है, तो अभी तो जो है मेरा वो घर है ना, तो अभी मैंने वहाँ रहना है, तो वहाँ पर मैं आपके साथ इस तरह बातें करती हूँ। तो जिस तरह मेरी अम्मी मेरी दोस्त है, इसी तरह आप मेरी दोस्त हैं, तो यकीन करें वो आपसे बहुत खुश होंगी, बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और यहाँ पे हम लोग गए हुए थे चकवाल, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे डॉक्टर के पास लेके गए हुए थे, शहर लेके गए हुए थे, वापस आ रहे थे तो मैंने ये रास्ते पे थोड़ी सी वीडियो बना ली। इस किस्म की और मज़ीद आपको मोटिवेट करने के लिए अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ और भी बातें इस तरह की शेयर करूँ और भी टिप्स शेयर करूँ और हस्बैंड को कंट्रोल करने की टिप्स, तो मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं इस तरह की और बातें आपके साथ अपनी लाइफ की तजर्बात जो हैं वो शेयर करूँ, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मुझे जो है कमेंट्स में आपने येस ज़रूर लिख लेना है। तो इंशाल्लाह मैं सारी नई बच्चियों को बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दूँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।